Hello everyone, how are you all? This is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। तो आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग कुछ और टिपिकल सेंटेंसेस देखने वाले हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो एक्टिव पैसिव में अक्सर करके कंफ्यूज करते हैं और वो उन पैटर्न के थ्रू कई बार आप कंफ्यूज होते हो। जो पैटर्न आपने सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आज हम उसी एरर को या उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे हमें उन सेंटेंसेस को सॉल्व करना है जो थोड़ा सा पैटर्न से हट कर दिए होते हैं या जिनमें कुछ स्पेशल रूल अप्लाई होता है वो सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन पेपर लेकर बैठ जाएं, स्टडी मोड में आ जाएं। जो भी आपको नोट करने वाली चीज़ें लगें आप अपने पास नोट करते जाइए और जो भी आपको लगता है तो आप वीडियो के साथ साथ उन चीज़ों को प्रिपेयर भी करते जाइए। देखिए, इन चीज़ों को अलग से आप प्रिपेयर करने मत बैठिए, क्योंकि अलग से आप प्रिपेयर करने बैठेंगे आप ये सोचकर कि अभी मैं रफली वीडियो देख लेता हूँ बाद में इसे प्रैक्टिस करूँगा, तो 100% श्योर वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो कोशिश आप ये करें कि साथ साथ जो वीडियो में आपको दिख रहा है, जो सेंटेंसेस आपको यहाँ दिख रहे हैं, उन चीज़ों को तुरंत के तुरंत आप सॉल्व करते जाएं। तुरंत के तुरंत उसे पेपर पेन लेकर बैठें तो उसे पेपर पे पुट करते जाएं, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको प्रैक्टिस करनी है, ना कि इसके हमेशा के लिए एक नोट्स बनाने या बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई भी आपको इसका एक जो है पेपर वर्क नहीं करना है। आपको सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आए उसे आप सॉल्व कर सकें। तो देखिए, जैसे सेंटेंस आपके सामने कभी ऐसा दिया होगा कि वी मस्ट लुक इनटू द मैटर। तो मोस्टली क्या होता है सेंटेंसेस में, पहले मैं वो बता दूं उसके बाद बता दूं इसमें क्या चेंजेस है। मोस्टली ये होता है कि सब्जेक्ट हमें दिया रहता है, देन कोई एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है सेंटेंस में, और जस्ट उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिलता है हमें। जो एक पैटर्न है एक्टिव से पैसिव चेंज करने का, और बेसिकली जो एक्टिव सेंटेंसेस मिलते हैं वो हमें इस तरह से मिलते हैं। बट यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे आपको वर्ब के बाद डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट न देकर यहाँ पर एक प्रीपोजिशन दे दिया हुआ है। तो इस प्रीपोजिशन से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, ये कैसे सेंटेंस बनेगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम इस सेंटेंस को कोरिलेट करते हैं कि कौन से वाले रूल के साथ ये जो है एक जैसा दिख रहा है। तो आप ध्यान कीजिए, फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस, फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस। तो फ्यूचर के इंडेफिनिट सेंटेंस में जो एक्टिव सेंटेंस होता है क्या दिया होता है, सबसे पहले हिस्सा दिया रहता है आपको सब्जेक्ट, देन आपको हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है, वहाँ पर विल और शैल होता है जिसे आप मॉडल वर्ड भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको मेन वर्ब दी रहती है जो फर्स्ट फॉर्म में होती है वर्ब की, और फिर डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्ट दिया जाता है। ये फॉर्मेशन होता है। विल और शैल की जगह पर, उसी जगह पर आपको मे और कैन भी मिल सकता है, यानी कि मे MAY और कैन भी दिया जा सकता है, ये भी होता है। एंड उसी जगह पर आपको मस्ट, ऑट टू, OUGHT ऑट टू लिखा मिल सकता है, नीड लिखा मिल सकता है, इसके अलावा शुड लिखा मिल सकता है, कुड लिखा मिल सकता है। इस तरीके के वर्ड्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो जितने भी मॉडल वर्ड्स होते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ड में हमें एक वर्ड यूज़ करना होता है अपने आप से बी, जब हम उसे पैसिव में बनाएंगे। तो अभी हम इसे समझते हैं कि हमें इस सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करके प्रोसेस करना है। नंबर 1, सबसे पहले तो आप इसका सब्जेक्ट अलग कर लें, यानी सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या हिस्सा है। अगर ये कोई प्रोनाउन है तो कैसे चेंज होकर लास्ट में जाएगा। दूसरा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी ये एक मॉडल वर्ब है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब का यहाँ काम कर रहा है, इसके बाद में मेन वर्ब दी हुई है। तो यहाँ पे मस्ट जो है एक मॉडल वर्ब है जिसकी वजह से इसमें हमें बी का यूज़ करना होगा। देन उसके बाद मेन वर्ब लुक लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन वर्ब मिल गया, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि जो आपको प्रेपोजिशन दिया हुआ है, इस प्रेपोजिशन को आप लास्ट में कंसीडर करें कि एक अदर वर्ड की तरह आप इसे मान लें, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है उसको, यानी जो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट दिया है उसको आप स्टार्टिंग में लाएंगे एज अ सब्जेक्ट। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अब जब आप स्टार्टिंग में इस ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो सेंटेंस बनेगा द मैटर। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हम वही लगा सकते हैं मस्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेस वाला केसेस नहीं है। जैसे विल होता है तो शैल भी लग सकता है, विल भी लग सकता है, वो कन्फ्यूज़न आता है। इसी तरह से कहीं पर कोई हैज़ हैव वाला रहता है उसमें कन्फ्यूज़न आता है। तो बट वो चीज़ें यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं है। यहाँ पे आपको एक हेल्पिंग वर्ब दी हुई है मस्ट, और आपको वही यूज़ करना है मस्ट। इस तरह से हो जाएगा। एंड देन उसके बाद में आपको बी एक वर्ड यूज़ करना है जो मॉडल वर्ब के साथ लगाना होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो फॉर्मेशन आपने लिखा होगा,
इसका वीडियो आपने जो देखा होगा उसमें जो रूल पढ़ा है बिल्कुल वही रूल है, कोई अलग रूल ये नहीं है। तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अलग रूल है, डिफरेंट है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। यहाँ सिर्फ इतनी चीज़ आप सीख रहे हैं कि अगर प्रिपोजिशन बीच में दे दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट कैसे पिक करेंगे वो चीज़, बाकी रूल वही है। तो बी लगाने के बाद वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म प्लेस करनी होती है, तो लुक की थर्ड फॉर्म लिख देंगे लुक्ड। एंड देन जो अदर वर्ड्स होता है उसे हम लिखते हैं बाय के ठीक पहले, या फिर यूँ कह लीजिए कि वर्ब के जो इसमें मेन वर्ब होगा उसके जस्ट बाद में। तो दोनों एक ही बातें हैं कि बाय के पहले लिखें या फिर हम मेन वर्ब के बाद लिखें, तो यहाँ पर इनटू आ जाएगा। एंड देन बाय लिखने के बाद जो वी है इसका ऑब्जेक्टिव बना के लिख देंगे हम अस। इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस बनेगा द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय अस। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव में चेंज हो चुका है। एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लिग मी टू गो, कि परिस्थितियों ने मुझे जाने पर मजबूर किया। अब यहाँ सेंटेंस में हमें फिर वही चीज़ देखनी है। सर्कमस्टेंसेस जो है यहाँ पे लिखा हुआ एज अ सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक मॉडल वर्ब यूज है जिसे हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं, फिर ऑब्लिग मेन वर्ब यूज है, एंड देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो कुछ कठिन ही नहीं है यहाँ पर, बस आपको ध्यान ये देखना है कि इसमें चेंजेस कैसे होंगे, और बाकी का जो हिस्सा बचा वो अदर वर्ड है। तो आपको जो मेन वर्ब यहाँ दिखाई दे रहा है उसके जस्ट बाद ही ऑब्जेक्ट मिल जाता है, हर सेंटेंस में ही आपको ऐसा मिलेगा ज़्यादातर। कुछ केसेस में जहाँ जैसे आपने पीछे वाला सेंटेंस अभी देखा, कुछ केसेस में वही आ जाते हैं उसी तरीके के कि तुरंत नहीं मिलता है, तो आपको वहाँ फाइंड आउट करना होता है। बट 99% केसेस में आपको जो मेन वर्ब इसमें दिया है उसके जस्ट बाद में जो वर्ड लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट पिक कर लेते हैं आप। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। मी को हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे, लिखेंगे आई के साथ विल लगता नहीं है, शैल लगाएंगे, तो इसलिए विल को चेंज कर देंगे यहाँ पे शैल में, इस तरह से। और शैल के बाद बी वर्ड हमें यूज़ करना है क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद में पैसिव में बी यूज किया जाता है। एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ऑब्लिक। उसके बाद अदर वर्ड जो भी होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्लेस करना होता है और वहाँ लिख देंगे टू गो, इतना। एंड देन होना चाहिए यहाँ पे बाय सर्कमस्टेंसेस, तो ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए बाय सर्कमस्टेंसेस। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सर्कमस्टेंसेस एक परिस्थिति है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो लास्ट में है वहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखा जाता है। तो एक मैंने एपिसोड अपलोड किया था सेंटेंस विदाउट एजेंट, यानी जिसमें कभी भी कुछ ऐसे वर्ड्स मौजूद होते हैं जिन्हें हटा दिया जाता है, वो कौन कौन से केसेस होते हैं। तो उस वीडियो को आप एक बार देख लें, प्लेलिस्ट में आपको उसको वीडियो का लिंक मिल जाएगा वहाँ से। तो उस केसेस में यह भी आता है सर्कमस्टेंसेस जो बाय के बाद नहीं लिखा जाएगा। तो ये वो परिस्थिति बता रहा है केवल, इसलिए बाकी का सेंटेंस जो है उसी तरह से चेंज हो रहा है जैसे आपने पैटर्न पढ़ा हुआ है विल और शैल वाले सेंटेंसेस में। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई सभी को। एंड द नेक्स्ट वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। जब कोई भी बात जनरल किसी को कही जाती है तो वन का यूज़ किया जाता है। जनरल का मतलब ये हो गया कि सभी के लिए, जैसे मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, ये बात सभी के लिए है कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, कि हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ। तो हर किसी का मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो एक जनरल सा ये एक प्रोवर्ब है, एक तरीके से लोगों से कहा जा रहा है, एक तरीके से कि लोगों से ये एक सभी को जनरली फॉलो करने के लिए बात की जा रही है कॉट्स के तौर पे। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो वन जो है एज अ पीपल समवन इसी तरह से हमें कंसीडर करना होता है। कहने का अर्थ यह है कि वन कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वन का मतलब एक आदमी, नहीं, ये नहीं होगा इसका अर्थ। तो यहाँ पर ये चीज़ कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो जब हम इसमें वो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे जो पहले सेंटेंस कर रहे थे, तो उसी तरह से हमें देखना है वन यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, शुड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था शैल होता है तो शैल का यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ शुड, तो शैल हेल्पिंग वर्ब होता है मॉडल वर्ब, वैसे यहाँ पे शुड भी मॉडल वर्ब है। एंड देन कीप मेन वर्ब है, और वंस प्रॉमिस, तो वन यहाँ लिखा हुआ है, उसी का पॉजिटिव केस लिखने के बाद वंस प्रॉमिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह से सेंटेंस है। जब यहाँ पर इस तरह की बात की जा रही है जो जनरल व्यू है सभी के लिए है, तो हम यहाँ पे जो वन वर्ड है ये इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम हटा देंगे। क्यों हटा रहे हैं ये चीज़ ज़रा समझिए। इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि जनरली ये बात सभी के लिए है कि हर एक को अपना वादा निभाना चाहिए। तो हम बाय के बाद अगर वन लिखेंगे तो हमें यहाँ पे वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय वंस लिखना पड़ेगा, कि एक आदमी को अपना वादा जो है पूरा करना चाहिए। तो एक आदमी की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, तो इसलिए वन वर्ड यूज ही नहीं किया जाएगा, ये केस है यहाँ पे। तो इसलिए सीधे सीधे क्या कहा जाएगा कि प्रॉमिस जो वादा है शुड, अब ये शुड वर्ड तो हमें यूज करना ही है, और उसके बाद बी यूज करते हैं मॉडल के साथ में, यानी मॉडल वर्ब के साथ में,
और फिर लिखते हैं कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, और फिर बाय वन होना चाहिए, बट मैंने बताया ना कि अभी ये जनरल व्यू है, सभी के लिए है, एक तरीके से सभी को कॉर्ड्स दिया जा रहा है। तो ये वो बात जब भी होती है तो यहाँ पे बाय के बाद वो हिस्सा हम लोग नहीं लिखते हैं, समवन, पीपल, एवरीवन, या फिर सर्कमस्टेंसेस, जैसे पीछे आपने वर्ड देखा वन, ये सब सारे के सारे वर्ड हटा दिए जाते हैं। तो उस लिहाज से, उस वजह से ये वर्ड यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो बाकी का जितना हिस्सा बचा ये हमारा एक सेंटेंस हो जाएगा पैसिव में चेंज। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और आपके पास अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो जो आपसे चेंज नहीं हो रहा, पैसिव में चेंजेस नहीं हो रहे हैं उसके, तो वो सेंटेंस भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन पाने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है नो वन हैड एवर थॉट ऑफ सच अ थिंग। किसी ने कभी ऐसा विचार नहीं किया होगा, किसी ने शायद ही कभी ऐसा विचार किया हो। तो एक नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमें कह रहा है कि नो वन, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने कोई विचार ऐसा किया हो। तो यहाँ पर भी देखते हैं, हैड लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, नो वन सब्जेक्ट, एवर थॉट कभी ना सोचा, तो यहाँ पे हो गया इसका वर्ब, एंड देन सच अ थिंग, सच अ थिंग यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम स्टार्टिंग पिक करेंगे सच अ थिंग से। ऑफ जो वर्ड लिखा है ये प्रेपोजिशन है, तो जैसे स्टार्टिंग में आप इनटू वाला एक प्रेपोजिशन देख रहे थे, सेम थिंग यहाँ पे भी वैसे ही है। सच अ थिंग को हमें स्टार्टिंग में पिक करना है, तो हम लिखेंगे सच अ थिंग स्टार्टिंग में ले जाके। उसके बाद हैड, हैड लिखने के बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बाद बीन। ये ध्यान रखना है कि हैड वाले सेंटेंस में हमें बीन यूज़ करना होता है। हैज़, हैव, हैड, ये तीन सेंटेंस, तीन वर्ड्स ऐसे अगर सेंटेंस में किसी में लगे हैं तो हमें बीन वर्ड यूज करना है, तो हम यहाँ पे बीन यूज कर लेंगे। एंड बीन के बाद एवर लिखना होगा हमें, बट एवर को ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा है नो वन, तो नो वन के साथ एवर यूज हुआ था, तो एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम नो वन तो यूज करेंगे नहीं, इसलिए एवर को कर देंगे नेवर। नो वन को इसलिए यूज नहीं करेंगे कि यहाँ पर भी बाय वाले केस के बाद आएगा नो वन। तो जब कोई आदमी है ही नहीं तो बाय हम नो वन क्यों लिखेंगे? अगर कोई होता पर्टिकुलर पर्सन तो हम लिखते बाय वन या बाय समवन, लेकिन यहाँ पे जब वो आदमी है ही नहीं तो हम उसको बाय नो वन लिखने का कोई लिहाज नहीं होता है, तो इसलिए वो वर्ड हटा दिया जाएगा। और इस नो वन को इसमें मर्ज कर देंगे, एवर की जगह हम नेवर लिख देंगे, नेगेटिव में बना देंगे, तो हो जाएगा सच अ थिंग हैड बीन नेवर, और फिर थॉट ऑफ जो इसका वर्ब है वो हम लास्ट में लिख देंगे थॉट ऑफ। तो इस तरह सेंटेंस हो जाएगा सच अ थिंग हैड नेवर बीन थॉट ऑफ। तो इस तरह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे नेवर कैसे हमें यूज़ करना है, किस तरह से। आई थिंक ये चीज़ क्लियर है सभी को। एंड नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि टेल हिम टू लीव द रूम। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चों को इस पर कन्फ्यूज़न होता है। मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आए थे कि ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे कि टेल हिम टू लीव द रूम है। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं आपको इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के। पहला तरीका ये है कि सबसे पहले आप कंसीडर करिए कि आपको लिखा हो जैसे सेंटेंस, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूसरा एक बोल रहा हूँ कि डू इट लिखा हो, डू इट, तो आप इसे लेट से अगर चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं? आप यही बोलेंगे लेट इट बी डन। अब मैंने डू जो वर्ब था इसकी जगह लिख दिया टेल, और इट जो ऑब्जेक्ट था इसकी जगह लिख दिया हिम, तो हो गया टेल हिम। अब टेल हिम को आप डू इट के अकॉर्डिंग ही चेंज करिए लेट के थ्रू, तो आप लिखेंगे लेट और हिम को स्टार्टिंग में लिखेंगे हिम और फिर बी लगा के लिखेंगे टोल्ड, तो यही सेंटेंस होगा ना, लेट हिम बी टोल्ड। तो इतने वाक्य को अगर हम चेंज करेंगे तो ये बनेगा लेट हिम बी टोल्ड, ये सेंटेंस चेंज हो गया। इतना आई थिंक समझ में आ गया सभी को। तो इतने तक समझने के बाद अब जरा सोचिए कि सेंटेंस में अगर एक्स्ट्रा वर्ड दिया हो जिसे आप अदर वर्ड्स बोलते हैं, तो अदर वर्ड को आपको कहाँ लिखना होता है? जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं जस्ट उसके बाद यही प्लेस होती है, तो उसके बाद उसको प्लेस कर दीजिए, सिंपल सा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये तरीका है यहाँ पर इसको प्लेस करने का। दूसरा तरीका क्या है इसको चेंज करने का? वो ये है कि टेल हिम टू लीव द रूम, एक किसी को सजेशन या ऑर्डर है, तो यू आर सजेस्टेड टू टेल हिम टू लीव द रूम। इस तरह से सेंटेंस भी बनाया जा सकता है कि यू आर सजेस्टेड टू, टू के बाद टेल हिम और फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस जैसे आ रहा है वैसे ही लिख देंगे, तो ये सेंटेंस यहाँ पे भी ऐसे भी हो जाएगा। तो एक यू आर सजेस्टेड वाला तरीका है और एक लेट वाला तरीका है, जो आपको इजी लगता है आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन लुक एट द नेक्स्ट कि लिखा ही शोड मी द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। अब इस सेंटेंस को भी बहुत ध्यान समझिए, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, आप केवल इतने पर फोकस हो जाइए। छोटा सा सेंटेंस है और छोटा सा सेंटेंस ये जो दिया हुआ है इतने को फोकस करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो जब सेंटेंस में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है तो कौन सा सेंटेंस होता है?
पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट के इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है इसलिए। तो इतने सेंटेंस को जब आप चेंज करोगे तो फिर किस तरह से चेंज होगा, तो आप इतने सेंटेंस को जब चेंज करोगे तो होगा आई वॉज, क्योंकि वॉज इसलिए लगना है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और फिर शो की थर्ड फॉर्म शोड की, तो लिख देंगे शोन, तो आई वॉज शोन। और शोन के बाद में होना क्या चाहिए, बाय हिम, बट यहाँ पर बाय हिम ना लिख के आप लिखोगे क्या शो किया गया आपके लिए, द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पर बाय हिम होना चाहिए था, तो बाय हिम होता का, अगर होता भी तो कहाँ होता, लास्ट में जाके बिल्कुल होता ना, जो भी मतलब अदर वर्ड होता उसके जस्ट बाद में। तो अदर वर्ड अगर हमारे पास ये है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद इसे लिखेंगे, तो यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, और बाय हिम होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि जो रिस्पेक्ट दी गई है वो एक तरीके से सम्मान है, ऑर्डर है, और जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाए या कई व्यक्ति के द्वारा दिया जाए वो सारा का सारा समान होता है, इसलिए यहाँ पे बाय हिम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे तरीके से भी सेंटेंस को चेंज किया जा सकता है, वो तरीका ये है कि द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट वाज शोन फॉर मी बाय हिम। अब यहाँ दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर हम सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं जो बाद में लिखा है, तो हमें जो पहले वाला यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके लिए कोई प्रीपोजिशन लगा के उसे हमें लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे फॉर लगा के मी लिखा गया इस तरह से। तो हम ऑब्जेक्ट अगर पिक करते हैं द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, तो इसे स्टार्टिंग में हम लिख देंगे, उसके बाद शोड की वजह से वॉज वर्ब यूज करेंगे, एंड देन शो की थर्ड फॉर्म शोन लिखेंगे, और फॉर मी, और उसके बाद बाय हिम इस तरह से लिख देंगे। ये हम सेकंड ऑब्जेक्ट को पिक कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर बाय हिम लिख देंगे इस तरह से, बट फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखने में यहाँ पर बाय हिम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे बाय हिम अगर आप लिख देते हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, तब भी सही है, बट आप नहीं लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, तो दोनों केसेस में यहाँ पर ये चीज़ होती है। तो आई होप कि इस छोटे से लेक्चर में, छोटे से वीडियो में आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, जो भी आपके कन्फ्यूज़न थे। अगर ऐसा आपका कोई कन्फ्यूज़न है किसी पॉइंट पे, ग्रामर पे, आप मुझे अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर एक ट्यूटोरियल बनाकर आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपका वो कन्फ्यूज़न दूर हो सके, आपकी जो ग्रामर है वो इम्प्रूव हो सके। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस सेट के लिए आप जॉब नोट्स लैब पर भी विजिट कर सकते हैं। इस पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आपको बहुत से नोट्स मिल जाएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड, आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के रिलेटेड, और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, एंड स्टे हैप्पी, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ, एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल। तो नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। थैंक यू क्लास।